बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं डॉक्टर सुदेश कुमार गुप्ता बेटा आपसे महा रिवीजन कोर्स में कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस डिस्कस करने आया हूँ। क्वेश्चंस का सिलेक्शन किस बेसिस पे किया बेटा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें देख करके बच्चों को देख के ही डर लगता है, बस अगर वो ट्राई करें उन क्वेश्चंस को तो वो बहुत आसानी से सोल्व हो सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी मुझे सिखाने हैं बेटा आपको, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी उनके साथ में लेके आया हूँ। और एक चीज ये बताने आया हूँ खासकर कि किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी नजर से देखो, वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका, व्हेन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, कलर बदल लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ बेटा, व्हेन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड आर मिक्स टुगेदर इन इक्विमोलर रेशो, दोनों का मोलर रेशो सेम लिया गया है एट 27 डिग्री सेल्सियस, 33% ऑफ ईच कन्वर्टेड इनटू एस्टर, देन Kc फॉर दिस इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, कंडीशन क्या अपने पास में, आपके पास में अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, एस्टर है बच्चे, और साथ में H2 है। इनिशियल मोल ओवरऑल गिवन नहीं है, तो रिएक्टेंट के लिए तो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीपल मान लिया जाता है 1 और 1, और प्रोडक्ट के लिए 0 माना जाता है अगर गिवन ना हो तो। एट इक्विलिब्रियम इन्होंने कहा है कि 33% ऑफ ईच, जो भी अल्कोहल और एसिड है उसका थर का 33% एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा देखो, 1 में से कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में बदलेगा, 1 का 33% जा रहा है, मीन्स बेटा 33/100 0.33 जा रहा है, तो माइनस 0.33 माइनस 0.33 0.33 0.33, रिमेनिंग हो गया 0.67 0.67 0.33 और 0.33। अब बेटा नया कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है मुझे बेटा, आपने अगर पहले सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो सुने अब फोकस करके। H2O बेटा आज तक आपने ये पढ़ा है कि H2O है, प्योर लिक्विड है, सॉलिड है बेटा, उनके लिए एक्टिव मास 1 कंसीडर कर लेते हैं। और जब मैं इसका Kc का फॉर्मूला लिखूंगा तो Kc के फॉर्मूले में कुछ बच्चे H2O को कंसीडर नहीं करेंगे, और कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि कब कंसीडर करना है और कब कंसीडर नहीं करना। वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर H2O के ब्रैकेट में एक्वस लिखा होता, इसका मतलब ये एक्सेस में होता और एज ए सॉल्वेंट होता, और एज ए सॉल्वेंट होता तो इसके बेटा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं माना जाता क्योंकि बहुत एक्सेस में। और इसका बिल्कुल आप एक्टिव मास बच्चे कितना ले लेते, 1 ले लेते उस केस में बेटा, उस केस में इसका एक्टिव मास कितना लेके चलते आप बेटा, 1 लेके चलते उस केस में। लेकिन बेटा यहां पर H2O क्या लिखा हुआ है, फोकस करें इस बात पे, H2O लिक्विड लिखा हुआ है, H2O लिक्विड लिखा हुआ है। अब अगर H2O लिक्विड लिखा हुआ है इसका मतलब वो एक्सेस में नहीं है, वो एक्सेस में नहीं है बच्चे, और एक्सेस में अगर नहीं है तो बेटा वो एज ए रिएक्टेंट है, एज ए रिएक्टेंट है, और एज ए रिएक्टेंट है तो उसको आपको Kc के फॉर्मूला में लेना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी के आउटटेक्स्ट क्वेश्चंस में भी है, ये लिक्विड है लिक्विड है लिक्विड है लिक्विड है, जब मैं Kc का फॉर्मूला लिखूंगा तो चारों लिखूंगा, और अगर यहां एक्वस होता तो फिर मैं इसको नहीं लिखता। समझ गए ना बात बच्चे, कि एक्वस होता तो एक्वस होता, एक्वस होता तो एक्सेस होता, सॉरी एक्वस होता तो एक्सेस होता, सॉल्वेंट की तरह होता और उसका एक्टिव मास 1 लेना पड़ता अगर एक्वस लिखा होता तो। लेकिन यहां देखो लिक्विड 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 है, तो बेटा यहां पर ये ऐसे सॉल्वेंट नहीं है, रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो काम में लेना पड़ेगा मुझे Kc के फॉर्मूला में भी बेटा। क्या लिख दूं, Kc बराबर CH3 COO C2H5, H2O काम आएगा, C2H5 OH, और बच्चे CH3 COOH। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में,
0.33, 0.33, 0.67, 0.67, 1/2, 1/2, 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये सीखा अपन ने इस क्वेश्चन में। आज के बाद ये ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, मतलब एक ही कंटेनर के अंदर दोनों इक्विलिब्रियम चल रहे हैं बच्चों, एक ही कंटेनर में चल रहे हैं दोनों इक्वेशन, यानी उसी कंटेनर में PCl3 पड़ा हुआ है, उसी कंटेनर में PCl5 पड़ा हुआ है, उसी कंटेनर में Cl2 है, उसी कंटेनर में COCl2 है और उसी कंटेनर में Cu है। उसी कंटेनर में, एक ही कंटेनर में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा है। अब क्या किया कि इक्विलिब्रियम आने के बाद में बेटा आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम आने के बाद में इसमें CO के कुछ मोल इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ली चैटलर प्रिंसिपल लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर कोई चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर जाने से चेंज किया हुआ चेंज न्यूट्रलाइज हो जाए। जैसे ही आप CO बढ़ाएंगे इस रिएक्शन में बैकवर्ड चला जाएगा ये इक्विलिब्रियम। CO बढ़ाया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में चला जाएगा। अब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाने से क्या क्या फर्क आएंगे बेटा इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कि COCl2 तो बढ़ जाएगा और ये बेचारा जितना था उससे भी कम हो जाएगा। कि मान लो बेटा थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बेटा मान लीजिए इक्विलिब्रियम में चल रहा था, थोड़ी बहुत बचा हुआ था, लेकिन जैसे ही आप ये बढ़ाओगे तो इसको रिएक्शन करनी पड़ेगी, इसका अमाउंट और भी कम हो जाएगा। अच्छा, इसका अमाउंट कम होगा और उसी कंटेनर में ये भी तो पड़ा हुआ है, मतलब इसका अमाउंट भी तो कम हुआ। अरे भैया एक ही तो कंटेनर में है ना, आपने CO बढ़ा दिया, बैकवर्ड चली गई तो ये बढ़ गया है बेटा, ये कम हो गया है। अब अगर उसी कंटेनर में कम हो गया मतलब प्रोडक्ट कम हो गया, अगर प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। भाई प्रोडक्ट कम हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी तो ये कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। वापस देखिए, CO बढ़ाया 1 नंबर, रिएक्शन बैकवर्ड गई 2 नंबर, ये बढ़ेगा और ये कम होगा। ये कम हुआ मतलब ये भी बात तो एक ही कंटेनर में है ना दोनों बच्चे। अगर प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, फॉरवर्ड अगर आएगी तो प्रोडक्ट ये वाला बढ़ जाएगा बच्चे और ये वाला कम हो जाएगा। अब देखिए सवाल, PCl5 रिमेन्स अनचेंज, गलत जवाब। Cl2 विल बी ग्रेटर, नहीं बच्चा कम हो गया। COCl2 विल बिकम लेस, अरे भाई सीधी सी बात है, गलत हो गया बच्चा, बढ़ रहा है वो तो। और PCl3 विल बिकम ग्रेटर, ये एकदम सही है। तरीका समझ आया बच्चों आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जब भी आप ऐसा सवाल देखते हैं बेटा आपके दिमाग में एक चीज ये आती है, Kp बराबर KC RT की पावर डेल्टा Ng। और बेटा आप इसमें साथ में ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या पता कोई ऐसा मिल जाए अपन को कि फटाफट आंसर आ जाए। बेटा मिलते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसको देख के डरना नहीं है बेटा। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई अगर ऐसी चीज आ जाए जो आपकी दुनिया में, मान लो आपको बेटा वो सवाल देखा हुआ नहीं है कभी, तो भी डरे नहीं, कोशिश करें। बहुत सिंपल होते हैं बेटा, देखिए इधर समझना, बहुत सिंपल है। क्या करें कि लोग KC बाई KP, सिर्फ इतना ही तो करना है, इक्वल टू log 1/RT। अब आप क्या करें, इसका एंटीलॉग सोल्व कर लें, एंटीलॉग सोल्व करें तो बेटा log और log, इसका एंटीलॉग सोल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। KC बाय KP बराबर 1/RT, क्रॉस में बेटा KP ऊपर आ जाएगा और KC RT। अब मुझे बताओ क्या मैं यहां पर पावर में 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल बेटा, भाई कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया पावर में बेटा मैंने। कंपेयर कर लीजिए बेटा आप इस फॉर्मूला के साथ में, KP KC KP KC RT की पावर डेल्टा Ng की जगह 1 लिखा हुआ है, यानी मेरे पास डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई है +1। आपको वो रिएक्शन सर्च करनी है बेटा जिसमें डेल्टा Ng +1 हो, तो यहां डेल्टा Ng अपन सोल्व कर लेते हैं बेटा। गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ये 1.5 है, ये 0.5 है और ये 1 है, तो गैसियस प्रोडक्ट इन दोनों का सम बेटा 2 हो गया, 2 में से 1 चला गया +1। ये लो आंसर तो आपका ही गया। आगे भी चेक कर लेते हैं बेटा, देखो कि इसका 1 है बच्चे और इसका 2 है, एक में से 2 माइनस होगा, 1 - 2 तो -1 आएगा, और इसका तो बेचारा 0 ही आ गया बच्चे, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
एक कंटेनर में आपको बेटा इक्विलिब्रियम ऑलरेडी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो 380 टोर दिया हुआ है। ओहो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, मतलब आपको केपी गिवन है बच्चे 0.667, और ये आपको दे दिया टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। लेकिन बेटा एक चीज सोचने वाली बात है, देखो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि एटीएम है, टोर है, कुछ तो मतलब बदलना पड़ेगा अपन को बेटा। एटीएम है, टोर है, यूनिट वाला मामला आएगा बच्चे। देखते हैं इधर N2O4, यस यस, इक्विलिब्रियम में है NO2 के साथ में। इनिशियल बच्चे 1 मान लूंगा, 0 मान लूंगा, कुछ नहीं दिया हुआ तो। अब इक्विलिब्रियम पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 - 1 अल्फा और ये 2 अल्फा। टोटल मोल अपन यहां देखते हैं 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा। अब बेटा इसका मैं केपी अगर लिखूं, क्योंकि मुझे केपी तक जाना है, भाई एटीएम की टर्म्स में दिया हुआ है ना आपको, अगर सन केपी पे क्यों जाए? अरे भैया एटीएम की टर्म में दिया हुआ है तो केसी तो हो नहीं सकता ना बेटा, केपी ही होगा। तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब बच्चे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 चाहिए। क्या होता है कि NO2 के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल 1 प्लस अल्फा इंटू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि स्क्वायर है बच्चे तो मैं 2 बार लिख दूंगा, 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा पी और 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी। और बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 तो सीख ही गए होंगे कि इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इंटू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए क्या क्या बचा हुआ, 2 अल्फा, एक P, 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा। Kp बराबर 2 अल्फा, एक P बाकी था, डिवाइड में 1 प्लस अल्फा था और 1 माइनस अल्फा था। और अगर आप देखें तो बेटा ये वैल्यू आपको गिवन है केपी की इस सवाल में। कितना दिया हुआ है बच्चे? 0.667। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहां पर बच्चे 0.667। अगर सोचूं तो बेटा क्या ये हाँ बेटा देखिए वापस लिखते हैं, इरेज हो गया है। केपी बराबर क्या आया था? 2 अल्फा पी, 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा। और बेटा ये अपने पास में 0.667 एटीएम दिया हुआ है, जिसे 2/3 भी लिख सकते हैं। समझना इस बात को। क्या हो जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर पी। और बेटा a प्लस बी, a माइनस बी, कुल मिलाकर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना बच्चे। क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। भाई a प्लस बी, a माइनस बी बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना बेटा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया, ये 2/3 के बराबर आ गया। अब बच्चा देखो गलती कहाँ करेगा, जो बच्चा सोल्व कर रहा है वो कहाँ गलती करेगा? कुछ तो वहीं हाथ ऊपर कर देंगे, बोले कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना होता। देखो कोशिश करनी होती है, सिलेक्शन चाहिए तो कोशिश करनी होती है, मेहनत करनी पड़ती है बेटा, समय देना पड़ता है किसी भी चीज में। अब बेटा पी जो है, कुछ बच्चे यहाँ पुटअप करेंगे खुशी खुशी, बोले 380, और वहीं बैठे रहेंगे, बोले हमारा तो फिर ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अरे बच्चे यूनिट पर फोकस करो ना। 380 टोर है, 380 टोर को अगर आप एटीएम में बदलोगे तो 760 से डिवाइड कौन करेगा बेटा? तो ये आधा एटीएम और 2/3। अब बहुत आसान हो गया है कि 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 4/3 आ जाएगा। रीअरेंज कर लेंगे अपन बेटा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा स्क्वायर 1/4 और अल्फा बराबर आ गया 1/2, यानी 50% डिसोसिएशन है। क्लियर है बच्चे? ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि डेल्टा एच आपको गिवन है, डेल्टा एस गिवन है और केपी पूछ लिया।
इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से। और बेटा आप लोग जो इसमें रिलेशन पढ़ते हैं परमानेंट, वो पढ़ते हैं डेल्टा जी नोट, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी तो जीरो हो जाता है, भाई डेल्टा जी तो जीरो रहता है, तो डेल्टा जी नोट बराबर -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ये अपने पास रिलेशन है बेटा। पहले चलो मैं आपको इसको बिल्कुल हवा में सोल्व करते हैं इसको। ये हो सकता है भाई बेटा, सवाल हमेशा हवा में हो जरूरी नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसके ऑप्शंस के ऊपर। इधर देखिए, इसमें ऑप्शन कुछ ऐसा है कि हवा में भी सोल्व हो सकता है। देखना बेटा एक बार, मुझे बताइए बेटा, यहां पर इसकी अगर मैं यूनिट लिखता, इसकी यूनिट लिखूं तो आपने बेटा केपी की यूनिट सुनी होगी, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। तो यहां से बेटा डेल्टा एनजी कितना आ रहा है, 1 माइनस 1.5, 1 इसका और 1 इसका और हाफ इसका, 1 माइनस हाफ आ रहा है, यानी ये दोनों तो सीधे सीधे कैंसिल हो गए। देखो अब बात आती है -12, और एक तो प्लस का 12 एक माइनस का 12 है। अब सोच के देखना बेटा, अगर मान लीजिए केपी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होती है, तो जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है बच्चे, वहां पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना है। वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना है मतलब वो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए बच्चा, इसमें डेल्टा जी नेगेटिव आता है क्या, देखिए डेल्टा जी नोट बराबर क्या होता है, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। बच्चा डेल्टा एच नोट आपको बहुत हद तक बहुत बड़ी वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है, सुनना मेरी बात, ये आपको नेगेटिव में दिया हुआ है, ये आपको डेल्टा एस नेगेटिव में दिया हुआ है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा, अच्छे से देखना मैथमेटिकली, अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो इन दोनों का मल्टीपल तो पॉजिटिव आएगा ना, तो फिर तो समस्या फंस गई। लेकिन सोचो एक बार, ये किलो जूल है बच्चे, किलो मतलब थाउजेंड्स में चला गया है, और ये बेटा इतना कम है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसी स्थिति में माइनस वाली वैल्यू मुझे ज्यादा मिलनी तय है बेटा, माइनस वाली वैल्यू ज्यादा मिलेगी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, यानी आंसर तो पहला आना तय, ये लो। लेकिन बेटा देखो, मैं एग्जाम में फिर कहूंगा आपको, जरूरी थोड़ी है वो ऐसे ही ऑप्शन दे, हो सकता है ना +6 दे दे, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। तो बेटा तरीका भी आना चाहिए अपन को बेटा, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा एच नोट कितना है, -98.32 किलो था, किलो है तो 10⁻³ तो बनता है। माइनस का साइन फॉर्मूला का, टेम्परेचर बच्चा 298 केल्विन दिया हुआ है, और डेल्टा एस आपके पास है -95, और इसका किलो में कन्वर्ट कर चुका हूं, ठीक है ना, क्लियर है बेटा। या एक काम और कर सकते हो आप इसमें, देखो कैलकुलेशन थोड़ी और इजी करते हैं बेटा। देखो अभी मेरे दिमाग में एक काम क्या करते हैं अपन कि भाई दिमाग में कभी भी आ सकता है बेटा, को रट के थोड़ी बैठना होता है, कि मैं एक काम करता हूं बच्चे, इसको किलो में बदल लेता हूं, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ये किलो में ही रखता हूं, इसको किलो में बदल लेता हूं, क्या आ जाएगा -98.32 किलो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, लगभग 300 है क्या ये, अगर ये अप्रोक्स 300 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ये कितना हो जाएगा 3 5 15 128 285 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल, और ये माइनस माइनस प्लस ले चुका, और 10 से डिवाइड हो रहा है तो बेटा 28.5। कुल मिलाकर के आप मुझे ये देख के बता दीजिए, क्या माइनस का अप्रोक्स 70 आ गया क्या, बस इतना बता दो, माइनस का अप्रोक्स 70 आ गया किलो जूल में। अरे अब तो आप आंसर ये टिक कर सकते थे ना, लेकिन बेटा फिर मैं कहूंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू तक भी आपको जाना आना चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है बेटा, अब मैं इसको किस में पुटअप करूंगा, -70 किलो था तो 10⁻³ बराबर -2.303 RT। रुको बेटा, आर की वैल्यू किस में पुटअप करूं, सोचो, जूल की बात चल रही है ना बच्चे, अगर जूल की बात चल रही है तो बेटा यहाँ पर 8.3 आएगा, टेम्परेचर 298 हो जाएगा, और लोग के इक्विलिब्रियम अपन को सोल्व करना है, माइनस माइनस कैंसिल आउट बेटा, अप्रोक्स फिर वही 300 है 300 बेटा, ये तो अपन को लेना ही है, और बच्चे 2 जीरो से
ये 10 रिमेनिंग होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 24.9 आएगा। अब बेटा मैं उसको अगर 25 लिख दूं तो कोई गुना थोड़ी कर दिया मैंने। बच्चे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2.5 आ जाएगा। क्या रहा बेटा, log के इक्विलिब्रियम बराबर 70/2.3 और 2.5। इसे आप अप्रोक्स सोल्व करोगे तो 12 के आसपास आ जाएगा। एंटी लॉग अगर आप इसे सोल्व करेंगे, एंटी लॉग सोल्व अगर करेंगे आप बच्चे, तो के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 12 के अप्रोक्स। क्या तरीका समझ आया आप लोगों को बच्चों, कि पहले मैंने इससे बेटा डेल्टा जी नोट निकाल लिया है और फिर ये रिलेशन अप्लाई कर दिया है। तो आंसर फर्स्ट आना तय था, वो तो मैंने आपको ट्रिक से पहले ही बता दिया था बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे अपने पास में, फॉर एन इक्विलिब्रियम H2O सॉलिड और H2O लिक्विड दिया हुआ है। अच्छा, ये वाली कंडीशन है, समझेंगे बारी बेटा इसको, कि H2O आपके पास में सॉलिड है और H2O लिक्विड है। भाई अपन पढ़ते हैं क्या बेटा, कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर वॉल्यूम कम हो। भाई प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन है, वैसे भी बेटा प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उधर जाएगी जिधर वॉल्यूम कम होगा। और जनरली सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इसके केस में, आइस के केस में बच्चा, ड्यू टू एच बॉन्डिंग इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और अगर केज लाइक स्ट्रक्चर है बेटा उस वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। सॉलिड होते हुए भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप जानते हो ना बेटा, बर्फ जो है पानी पे तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी कम है मतलब क्या रहा होगा, वॉल्यूम ज्यादा है बेटा, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा और इसका वॉल्यूम कम है। तो मुझे आप बताओ कि यहां अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो बेटा उधर जाएगी जिधर वॉल्यूम कम हो। किधर वॉल्यूम कम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर फॉरवर्ड चली गई मतलब लिक्विड जल्दी बनेगा, और लिक्विड जल्दी बनना है मतलब मुझे कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना बच्चे, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी बच्चों को बेटा? तो क्या कंडीशन हो जाएगी, मोर ऑफ आइस मेल्ट इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। भाई डू नॉट अफेक्ट की तो बात ही गलत होगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम हो बेटा, और ज्यादा से ज्यादा आइस जो है बेटा वो मेल्ट हो जाएगी, फ्रीज नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा आइस जो है क्या होगी बेटा, मेल्ट हो जाएगी। कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं है बच्चे? ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चे अपने पास में, कि 2 मोल ईच ऑफ SO3, CO, SO2 एंड CO2 इज टेकन इन ए 1 लीटर वेसल। अच्छा जी भैया, सबके ही 1-1 मोल ले लिया इसने, तो SO3 है, सभी गैसीय से, इसलिए मैं बेटा यहाँ सभी स्क्रिप्ट पे नहीं लिख रहा हूँ, सभी गैसीय से दिख रहा है साफ साफ बच्चा, ये कंडीशन। और बेटा 2 मोल। अब कहोगे सर आपने पहले तो प्रोडक्ट के 0 लिए थे, अरे तो दिए नहीं थे ना वहां पर, इसलिए 0 लिए थे। यहाँ दिए हैं तो जो गिवन है वो लेना पड़ेगा बच्चों। अब यहां से बेटा मुझे सोल्व करना पड़ेगा किसकी वैल्यू, रिएक्शन कोशेंट की। देखो बेटा, एक होता है रिएक्शन कोशेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, एक होता है बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो फिर फर्क क्या है, फर्क है कि ये इक्विलिब्रियम पे होता है और ये एनी टाइम हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम पे होता है, ये एनी टाइम हो सकता है। यहां से बेटा साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू सोल्व करूंगा तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 2 × 2 इन दोनों का आ जाएगा, बाई 2 × 2। अरे भाई ऐसे मतलब क्या, चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूं, ये रहेगा। तो बेटा 2 2 2 2 कुल मिलाकर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू 1 आनी तय है। और बच्चे क्या अपन को केसी की वैल्यू गिवन है 1/9, केसी 1/9 दिया हुआ है। अब अगर केसी 1/9 दिया हुआ है बच्चे और क्यू आपके पास 1 आ चुका, तो बेटा अगर क्यू की और केसी की वैल्यू कंपेयर करूं, एक है मेरे पास 1 और ये है बेटा 1/9, क्यू की वैल्यू ज्यादा है, क्यू की वैल्यू ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, क्यू की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन गए तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड आएगी। ओ हो, रिएक्शन तो बैकवर्ड आएगी। और अपन क्या करते हैं बेटा, भैया 2 - x 2 - x बेटा, हालांकि उससे भी तरीका वो भी हो सकता है बच्चे, लेकिन
थोड़ा बेसिक चीज से सीखो। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ये वाली चीज कि आपको ये भी सीख जाओ कि रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे निकालते हैं। अगर क्यू की वैल्यू बेटा केसी से ज्यादा आ गई मतलब प्रोडक्ट ज्यादा आ गए, क्यू की वैल्यू ज्यादा आ गई मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो मतलब पीछे आओ, बोले तुम ज्यादा बन गए पीछे आओ, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब सॉल्व करें अपन आगे इसको। क्या क्या दिया हुआ था, एक सेकेंड। SO3CO SO2CO2, ठीक है बच्चे, SO3CO SO2 और CO2, 2 2 2 2 था इनिशियल सिचुएशंस में। अब आपने क्या किया बेटा इसके अंदर कि इक्विलिब्रियम पे बेटा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स लिखूंगा क्योंकि सबकी स्टोइकियोमेट्री तो सेम है। यहां से केसी क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम आ ही चुका है तो SO2 CO2 एट इक्विलिब्रियम SO3 और CO, लेकिन ये सब इक्विलिब्रियम सिचुएशन का, यानी मैं क्या पुटअप करूं 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, और केसी कितना दिया हुआ था बच्चे 1/9, जिसे मैं 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। कुछ समझ गए होगे आप लोग बेटा। तो सीधा सीधा बेटा इसको भी रूट कर दूंगा, इसको भी रूट कर दूंगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बराबर 1/3। कर लीजिए सोल्व बेटा मैथमेटिकली। 6 माइनस 3x बराबर 2 प्लस एक्स, रीअरेंज करूं तो इधर 4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4 बराबर 4x आ गया, मतलब x की वैल्यू तो 1 आ गई है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो बच्चा ये मेरे को कितना मिल जाएगा इक्विलिब्रियम पे फाइनली बेटा 2 प्लस एक्स तो 3 आ जाएगा, 2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 1 आ चुकी, ये भी 3 आ जाएगा, 2 माइनस एक्स तो 2 माइनस 1 रह जाएगा, और 2 माइनस 1 रह जाएगा। ये तो सिचुएशन बनी। चलिए बेटा देखते हैं अपन, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम आर लेस देन 8। अरे गलत बात, 8 आ गए ना, 3 3 6 7 और 1 8, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो चुका है, हटा दो। मोल ऑफ SO3 प्लस मोल ऑफ CO2 4 दिए हुए हैं। चलिए बेटा SO3 और CO2 के कौन कौन है, SO3 और CO2, ठीक है, 3 और 1 4 ही है बच्चे, 4 ही है। अरे भैया मोल ऑफ SO3 प्लस मोल ऑफ CO2 4 दिए हुए, तो दिक्कत क्या है उसमें बेटा, एकदम सही है, ठीक है। फिर मोल ऑफ SO2 बाय मोल ऑफ CO, 1 से कम, अच्छा SO2 के मोल डिवाइड बाय CO के मोल, तो देखिए बेटा SO2 के मोल है 1, सोल्व कर लें, SO2 का मोल है 1 बाय CO के 3, तो 1 से कम ही होगा, मतलब बेटा ये जो दोनों ऑप्शन है, ये जो दोनों ऑप्शन है एकदम सही है बोथ। अब ये सवाल मैंने बेटा खासकर 2 चीजें सिखाने के लिए दिया है कि एक तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसे जाना है, ठीक है, दूसरा कि आप ऐसा नहीं है कि बेटा अपनी वो आदत बना ले कि बी बोलो आ गया टिक कर दो, चारों ऑप्शन देखने ही नहीं है बेटा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे बेटा, ठीक है भैया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वैल्यू ऑफ केपी, ठीक है, वैल्यू ऑफ केपी आपसे पूछी गई है या दी गई है बच्चा, केपी की वैल्यू गिवन है बच्चों आपको। When the partial pressure are expressed in the atmosphere, ठीक है, then the value of Kc, अच्छा Kp देकर के Kc आपसे पूछा गया है, बहुत सिंपल सा सवाल हो गया बच्चा को, भाई रिलेशन भी तो ध्यान होनी चाहिए ना, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng, Kp गिवन है 0.03, Kc की बात अगर मैं करूं बेटा पूछी गई है। अब बेटा ये सवाल मैंने क्यों लिया उसका कारण यहां आपको समझ आएगा बेटा, अभी जस्ट एग्जैक्टली बच्चा यहाँ आर की वैल्यू पुटअप करने में एरर करता है, बस और कुछ भी नहीं सिखाना था मुझे। आर की वैल्यू मुझे क्या पुटअप करनी है, 2 कैलोरी वाली या 8.3 जूल वाली या 0.082 लीटर एटीएम वाली, तो ध्यान दें इसमें ये वाली वैल्यू पुटअप होती है, लीटर एटीएम वाली बच्चे। क्यों क्यों ऐसा क्यों भाई, क्योंकि बच्चे भाई देखो केपी आपको बेटा एटीएम की डेल्टा एनजी यूनिट में मिलता है, किसी मोल पर लीटर की डेल्टा एनजी यूनिट में मिलता है, तो एटीएम लीटर वाला केस है ना बेटा, तो आपको एटीएम लीटर वाला ही पुटअप करना है, 0.082 या 1/12 भी पुटअप कर सकते हो बच्चे, 1/12 भी अगर लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 1/12 भी आप इसके अंदर लिख सकते हो,
ठीक है, तो 1/12 भी लिख लेते हैं, उससे थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है 1/12 लिखने से। ये लो 1/12 टेम्परेचर है बेटा, ध्यान दे जो उसमें 427 पुटअप मत कर देना। अरे भैया 273 जोड़ेगा कौन इसमें, 273 ऐड भी तो होगा। तो बेटा देखो 427 और 73 500 और 200 700 आ गया आपके पास में। डेल्टा एनजी की वैल्यू बच्चे, गैसियस का 1, गैसियस के 4, 5 तो ये हो गए, और बच्चे गैसियस के 2 और इसके भी 2 बेटा, तो 5 - 4 1 आ जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब सोल्व करने में। Kc बराबर 0.0312/700, 2 0 ये हटा दूं, 2 0 ये हटा दूं तो 10⁻⁻4 लिख दूंगा। ठीक है, ये आपका 36/7 आ जाएगा, तो 36/7 मतलब 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻4। तो बेटा क्या आपका इसमें पहला आंसर हो जाएगा क्या? क्लियर है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, आपको एक इक्वेशन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, SO2 गैसियस हाफ O2 गैसियस गिव्स SO3 गैसियस, और बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर वही Kp की फॉर्म में दिया हुआ है 4 × 10⁻³ यूनिट आपकी हो गई है ATM की पावर माइनस का हाफ। डेल्टा ATM की पावर डेल्टा एनजी से निकाल सकते हो। और आपसे पूछा गया बच्चे किसका, SO3 gives 2SO2 + O2। अब एक चीज ये सोचने वाली है बच्चों की क्या क्या चेंजेज हुए हैं। एक चेंज तो हुआ कि रिएक्शन इन्वर्स कर दी गई, तो इसका जो Kp1 लिखूंगा, एक तो इस रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया गया तो 1/, तो हो ही गया। और अगर साथ में आप देखो तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई भी हुआ है, इक्वेशन इन्वर्स हुई है, साथ में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो पावर में 2 आ जाएगा। तो बच्चे क्या आ जाएगा, 1/4 × 10⁻³ ATM की पावर माइनस हाफ का पावर 2, ये आपको मिल गया। कर लीजिए सोल्व बेटा इसको, देखें क्या आ जाएगा। 1/4 × 10⁻³ मैं बहुत आराम से सोल्व कर लेता हूं बेटा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में मुझे कैलकुलेशन की वजह से सवाल गलत करना चाहिए। ये ऊपर 1000 आ जाएगा, ये भी ऊपर 1000 आ जाएगा, तो बच्चों 250 और 250 का मल्टीपल, यहाँ भी 250, यहाँ भी 250, तो बेटा 250 × 250, 2 पॉइंट यहाँ, 2 यहाँ बेटा, तो 10⁻⁴ हो गया। तो इन दोनों का मल्टीपल बेटा कितना हो जाता है, 6.25 × 10⁻⁴। क्लियर है। हाँ, इसको आप सोल्व करना चाहो तो या तो यहां से सोल्व कर लीजिए, या फिर बेटा सिंपल है डेल्टा एनजी, सॉरी ATM की पावर डेल्टा एनजी। भाई यहाँ डेल्टा एनजी की वैल्यू 2 और 1 3, 3 - 2 1 आ जाएगी बच्चे। क्लियर है बच्चों ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब बेटा देखना, इसको कुछ बच्चे देखेंगे और बोले अरे छोड़ भाई रहने दे इसको पता नहीं क्यों मतलब इस तरह से करते हैं। कोशिश तो करनी चाहिए ना, एक बार डॉक्टर बनने जा रहे हो, कोई मजाक थोड़ी बनने जा रहे हो बेटा। भगवान का दूसरा रूप होता है इस जगह पे डॉक्टर जो है बेटा, है ना भाई, बहुत बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होती है। एक पेशेंट की जिंदगी और मौत उसके हाथ में होती है, तो ऐसे इतनी जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है बेटा। पेशेंट आया, क्रिटिकल केस आया या नॉर्मल केस आया, पर देख के डर लग रहा है, नॉर्मल आया पर देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, उसे छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। कोशिश तो करनी होती है। देखिए इधर एक आपको रिवर्सिबल इक्वेशन दी गई है जिसके बेटा ये आपको रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं रिएक्शन के ऊपर। इस तरह से तो बेटा रेट कांस्टेंट ही लिखे जाते हैं, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट K2। फिर क्या बोला है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर स्मॉल A एंड B। ओहो, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आप डर के छोड़ दो, ये नहीं डरना, A लिख दो, B लिख दो, कहां दिक्कत आ रही है। इन मोलर पर लीटर, ठीक है भैया, मोल पर लीटर, एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। ओहो, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी दे दी बेटा, ये इनिशियल दे दी है और ये इक्विलिब्रियम पे दे दिया A - x और B + x। ये लो देखो कितना आसान है। एक्सप्रेस x की वैल्यू पूछिए इन द टर्म ऑफ K1 एंड K2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लगना है कि बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखोगे, साथ में वो क्या होता है बेटा, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड भी तो होता है। K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, और K फॉरवर्ड कितना है बच्चे अपने पास में K1 और K बैकवर्ड है K2। इसे रीअरेंज करके आपको सोल्व करना है।
चलिए करते हैं सोल्व। ऊपर क्या है बेटा, b प्लस एक्स, b प्लस एक्स, नीचे था a माइनस एक्स, यहाँ था k1 और यहाँ k2। मुझे सोल्व क्या करना है बच्चे, मुझे सोल्व करना है x की वैल्यू, ठीक है। तो मैं x को एक तरफ रखूंगा, बाकी सब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। देखिएगा करना क्या क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k2b आ जाएगा प्लस k2x आ जाएगा बराबर k1a माइनस k1x। अब x एक तरफ रखना है तो बच्चों x के टर्म्स को भी एक तरफ रखना पड़ेगा सबको, पूरे x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आइए। तो k2x तो पहले से था, k1x को लेफ्ट में ले आइए तो प्लस का k1x हो जाएगा, k1a यहां पर है बेटा, और ये आ जाएगा माइनस k2b, माइनस k2b। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, k1a माइनस k2b, k1a माइनस k2b डिवाइड बाय k2 प्लस k1। देखिए क्या ये ऑप्शन में है क्या, k1a माइनस k2b बाय k1, सॉरी k2 प्लस k1, k1a माइनस k2b इन दोनों में है, और यहाँ भी है, ये तो गया, और डिवाइड में बेटा k1 प्लस k2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, हाँ फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। k1a माइनस k2b यही तो आया अपने पास में, केवल k1 प्लस k2, k1a माइनस k2b और k2 प्लस k1, ठीक है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए कुछ बच्चे इसको भी देख के छोड़ देंगे कि पता नहीं क्या पूछ रहा है। अरे मत छोड़ो, कोशिश करो बेटा, कोशिश करोगे तो ही सीखोगे। क्या बोल रहा है, सल्फाइड आयन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन रिएक्ट विद सॉलिड सल्फर। अच्छा भैया सॉलिड सल्फर की रिएक्शन करवा रहा है, पॉलीसल्फाइड आयंस बनाना चाह रहा है, जैसे कि H2 2 माइनस, H3 2 माइनस, बच्चे ये 2 माइनस रहेगा यहाँ, H4 2 माइनस एंड सो ऑन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 2 माइनस इज 12। अच्छा भैया, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H3 2 माइनस, ओहो 2 का फॉर्मेशन इसने करवा दिया है, H2 2 माइनस का फॉर्मेशन करवा दिया, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसने बच्चा दे दिया है कितना, 12। और साथ ही साथ H3 2 माइनस भी बना दिया है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसने दे दिया है 132। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। किससे बनाया ये भी लिख दिया है, S और S माइनस 2 से। तो देखो बेटा यहाँ एक S और एक S माइनस 2 लगेगा भाई, हो गए S के 2 2 माइनस। यहां पर बच्चे क्या लगेगा बोलो, S और कितने बच्चा, कितने S लगे और कितने S के -2, खुद सोचो। सिर्फ -2 चार्ज बचा हुआ है, मतलब ये तो एक ही है भाई, सिर्फ -2 बचा हुआ है ना, इसका मतलब बेटा ये तो सिर्फ एक ही है, और इसके 2 ले लिए उन्होंने। समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे पहचाना मैंने भाई, इस पर -2 है तो एक ही ये है, और 2 इसके लेने पड़े बेटा यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या बोला, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा भैया फॉर्मेशन ऑफ H3 2 माइनस करवाना चाह रहा है, कोई बात नहीं लिख लेते हैं, लेकिन किसके द्वारा, फ्रॉम S एंड H2 2 माइनस के द्वारा। कुल मिलाकर बच्चों में ये कहूंगा कि उसने आपसे रिएक्शन लिखवाई है भाई, जनरली तो सवाल में इक्वेशन वो देता है, पर उसने यहाँ पर लिखवाई है बस आपसे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया। आपको इन दोनों इक्वेशन की सहायता से इस टारगेट इक्वेशन पे पहुंचना है, बस अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। इस टारगेट इक्वेशन का उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो देखो बेटा क्या क्या कर सकते हैं अपन इन इक्वेशंस के साथ में। भाई H3 2 माइनस मुझे प्रोडक्ट साइड चाहिए था, प्रोडक्ट साइड चाहिए था। इन दोनों में से बेटा जो दूसरी इक्वेशन है इसमें है, चाहिए था प्रोडक्ट साइड, है भी प्रोडक्ट साइड, चाहिए था एक, है भी एक, यानी मैं इस दूसरी इक्वेशन को तो एज इट इज लिख लेता हूं। अरे भैया ये तो मेरे एज इट इज काम आ जाएगी बच्चे, लिख लेता हूं, देखो इधर बेटा 2S प्लस S2 माइनस S3 2 माइनस 132 था इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एज इट इज लिख लिया मैंने। यानी बेटा इसका K2 तो मैं एज इट इज लिख लूंगा, ये लो भाई एज इट इज K2 मैंने इसका लिख लिया। अब क्या करूं, दूसरा टारगेट क्या आ जाता है बच्चे कि अपने पास इक्वेशन, सॉरी हाँ ये आ चुकी बेटा। अब उसमें बेटा देखो अपने पास में S तो है टारगेट इक्वेशन का, जो कि इसके अंदर भी है,
अरे भैया सॉरी बेटा, और इसमें बेटा H2 माइनस नहीं था, ये वाला देखो, तो H2 माइनस हटाना। साथ में बेटा एक और चीज कि H2 2 माइनस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, H2 2 माइनस, ये चाहिए। वो कौन सी इक्वेशन में बच्चा, पहली में है। चाहिए मुझे रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड इनवर्स करना पड़ेगा, लिख दीजिए इनवर्स करके, S2 2 माइनस S प्लस S माइनस 2, और इसका बेटा इनवर्स अगर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई कितना था 12, अरे भाई सॉरी 1 बाई 12। चेक कर लेते हैं बेटा क्या टारगेट इक्वेशन प्राप्त हो रही है क्या, एक S से एक S चला गया, S2 माइनस S2 माइनस चला गया, क्या क्या बच गया, S ऊपर से H2 2 माइनस और S3 2 माइनस, मतलब टारगेट इक्वेशन मिल गई। तो बेटा एज इट इज आप काम में ले लीजिए 132 इंटू 1/12, या फिर बेटा इधर से अगर आप करना चाहते हैं सोल्व तो बेटा जो जो चेंजेस किए, K2 एज इट इज था और K1 बेटा इनवर्स कर दिया तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 132/12 कितना आ गया बच्चा, 11 आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को ये सवाल भी, बहुत जल्दी हो रही थी इस सवाल को, बार बार आ रहा था, देख लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ओवेइंग द इक्विलिब्रियम इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम भाई। अच्छा, अल्फा का और प्रेशर का रिलेशन है बेटा, ऐसे सवालों के लिए अल्फा का प्रेशर का वॉल्यूम का जो रिलेशन है, अल्फा का प्रेशर और वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन है उसके लिए एक ट्रिक है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर डेल्टा Ng बाई N ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और प्रेशर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम का इनवर्स होता है, तो ये आ जाएगा N ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। यहां ये वाला रिलेशन काम आना है बच्चे आपके, तो देखो बहुत सिंपल है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। हाँ बच्चे, डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो गई है, एक इसका एक इसका एक इसका, दो में से एक गया, एक आ गया, और गैसियस प्रोडक्ट बेटा एक इसका और एक इसका, दो हो गए। तो आपके पास रिलेशन बेटा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या ही बताऊं इसमें बेटा मैं, ये हो गया सीधा सीधा बी हो जाएगा आंसर बेटा। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसकी, तो कि अल्फा डायरेक्ट V की पावर डेल्टा Ng बाई N ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, या फिर 1/p की पावर डेल्टा Ng बाई N ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फॉर द रिएक्शन N2O4 gives 2NO2 if परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है भैया, अल्फा की बात कर दी है इसने, 20%, 45%, 65 एंड 80%, देन द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। अच्छा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की सिचुएशन, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, सॉरी ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी की बात चल रही है। क्या बनता है बेटा, जब वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट हो तो क्या रिलेशन बनता है, क्या ट्रिक बनती है, अल्फा बराबर N ऑफ गैसियस रिएक्टेंट बाई डेल्टा Ng, कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई स्मॉल d। यहां पर बच्चा कैपिटल D क्या है, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है, और स्मॉल d क्या बेटा, कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी या ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। ये है अपने पास में रिलेशन। क्या ट्रिक है, जब वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट हो तभी अप्लाई होगा, और आपके सिलेबस में इससे बाहर कभी नहीं आएगा, वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट हो तभी अप्लाई होगा। क्या है कि भैया N ऑफ गैसियस रिएक्टेंट बाय डेल्टा Ng, तो बेटा N ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना है, एक है, डेल्टा Ng 2 माइनस 1, 1 आ गया, ये लो भाई, ये आपके पास रिलेशन है। अब कॉमन सेंस लगाना है, सोल्व नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है आपको बेटा। परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ है, और ये जो है ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी मतलब स्मॉल d पूछी गई है, एक कंपैरिजन करवाया उसने बेटा, तो अपन भी कंपैरिजन ही करते हैं ना, फिर अपन ये देख लेते हैं कि अल्फा बढ़ने पर d पर क्या फर्क पड़ता है बेटा, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी पर, कि अल्फा बढ़ने पर वो बढ़ता है कि कम होता है, या फिर स्मॉल d के बढ़ने पर अल्फा पे क्या फर्क पड़ता है। सिंपल मैथ लगाओ, बहुत सिंपल, जरूरी नहीं होता बेटा सब में ही मतलब पूरा ऐसे सोल्व करना घुस करके, बहुत सिंपल है। सोचना, अगर मैं ये स्मॉल d की वैल्यू बढ़ाता हूं, मैथमेटिकली सोचना, मैंने स्मॉल d बढ़ाया, ये भी बढ़ाया, ये भी बढ़ाया,
तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा, सुनना मेरी बात, स्मॉल डी बढ़ाया तो ये तो बढ़ ही गया, मतलब डिवाइड वैल्यू तो बढ़ गई, ये वाली वैल्यू तो बढ़ गई है बच्चों। ये थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, एक सेकेंड, आराम से चलो, काहे की जल्दीबाजी है। ये डिवाइड वाली वैल्यू तो बढ़ गई। और बेटा सोचना एक बार, अगर मैंने डी बढ़ाया, ये डी बढ़ाया, यानी बेटा माइनस होने वाली वैल्यू अगर मैंने बढ़ा दी, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है ना बच्चे, कि मान लीजिए ये 100 था और ये 20 था और ये 20 था। अब मैंने क्या कर दिया बेटा कि मैंने इसको 30 कर दिया, तो ये भी 30 हुआ। तो बेटा पहले कितना आ रहा था 80/20, अब कितना आ गया 70/30। तो बेटा पहले कितना आ रहा था 4 आ रहा था, और अब कितना हो गया बेटा 4 से कम हो गया। ओहो, यानी बेटा डी बढ़ने के साथ अल्फा कम हो जाता है। डी बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा, या अल्फा बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा तो डी घटेगा, डी घटेगा बच्चे। अल्फा 20 से 45 बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो डी कम होता चला जाएगा। क्या बेटा मेरी बातें समझ आई क्या आप लोगों को? अगर नहीं आई तो बेटा कोई बात नहीं, मैं वापस डिस्कस करता हूं, क्योंकि कुछ जगहों पे मुझे लगता है कि शायद डिस्कस करना पड़ता है। इधर देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी मैंने मैथ लगाई है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं किया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, सिंपल मैथ लगाई है। मैंने क्या बोला, पहली बात तो एन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट यहाँ एक ही था और डेल्टा एनजी की वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये लिख लिया। अब मैंने आपसे ये बोला कि अल्फा और स्मॉल डी का रिलेशन चेक कर लो बस। अब मैंने क्या बोला कि डी अगर मैं बढ़ा दूं तो अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए डी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बच्चे रेशो वाली, डिवाइड वाली वैल्यू तो बढ़ी गई, और डी बढ़ाने का मतलब बच्चा, अगर मैंने डी बढ़ा दिया तो माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ी ना, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये तो कम हो जाएगी। या फिर प्रैक्टिकली इधर देखो, 20 था 4 आ रहा था, अब 30 कर दिया मैंने, तो बेटा 4 से कम हुआ ना, तो डी बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा, और अल्फा बढ़ाओगे तो डी घटेगा। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अरे कुछ समझ आया कि नहीं आया भाई? क्लियर है ना? अगला सवाल बेटा, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, Kc आपको दिया हुआ है 350 डिग्री सेल्सियस पे और 448 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा भैया, 350 पे और 448 पे, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। Kc की वैल्यू बच्चे यहाँ थी 66.9 और यहाँ है 50। बहुत सिंपल है। कुल मिलाकर के टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc की वैल्यू कम हो गई। Kc कम हो गया, Kc होता क्या है बच्चों? प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम बाय रिएक्टेंट। अब Kc की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब प्रोडक्ट कम बन रहे हैं बच्चों। Kc की वैल्यू कम हो गई मतलब प्रोडक्ट कम बन रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा Kc की वैल्यू कम कब होती है? जब रिएक्शन कैसी हो? एक्सोथर्मिक हो। जब रिएक्शन कैसी हो बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तब होता है, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा। ये तो उसके लिए जिसको सीधा सीधा याद है ये वाली बात कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक के लिए, तो बेटा एंडोथर्मिक के लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, एक कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको याद ही रह जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक के लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ती है और एक्सोथर्मिक के लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन मान लो एग्जाम में ये लाइन याद नहीं आई तो फिर वांट ऑफ इक्वेशन लगेगी बच्चों। वांट ऑफ इक्वेशन क्या बोलती है? log K2/K1 बराबर डेल्टा H बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, जहां पर T2 ग्रेटर देन T1 है। इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं तो log K2/K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R। एलसीएम ले लिया बस, और रीअरेंज कुछ नहीं किया बेटा, एलसीएम लिया खाली, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ये अब बच्चा टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी क्योंकि T2 ग्रेटर देन T1 है, ये तो तय है पॉजिटिव आना। ठीक है बच्चे, ये तो पॉजिटिव आएगा ही सही। अब बेटा मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव आया लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई है।
जो K2 की वैल्यू मिली ना, ये कम हो गई बच्चों, ये कम हो गई, ये कम हो गई और ये ज्यादा है। ये कम हो गई मतलब बेटा वैल्यू तो मुझे, भाई सीधी सी बात है ना बेटा, जैसे अगर आप log 2/4 सोल्व करें, ऊपर वाली वैल्यू अगर कम हो तो क्या होता है, log 2 माइनस log 4, log 2 माइनस log 4, तो ये वैल्यू माइनस में मिलती है। अब ये माइनस कब मिलेगा, जब डेल्टा एच कैसा हो, नेगेटिव हो। क्या मेरी बात समझे, क्या क्लियर है बेटा? अगर ऐसे नहीं आ रहा तो एक और तरीका है। अरे भाई तरीके बहुत है बेटा अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं रटना। इधर देखिए बेटा, तरीका देखिए दूसरा। मैं कहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को, ये जो मैंने राइट में अभी एक कॉन्सेप्ट लिखा ना बच्चे, आप तो इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। इस कॉन्सेप्ट के लिए वन ऑफ इक्वेशन अपन को सीखनी पड़ेगी। देखिए क्या लिख रहा हूं, log K2/K1 बराबर डेल्टा एच बाई 2.303 आर। बच्चे मैं फाइनल लिख रहा हूं एलसीएम लेके, T2 माइनस T1 बाई T1 T2, जहां पर T2 ग्रेटर देन T1 है, ये शर्त है बच्चे। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, सुनना मेरी बात, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक का डेल्टा एच भी पॉजिटिव होता है। अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का मल्टीपल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीपल पॉजिटिव हो गया, किसका, इसका और इसका, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या लिखूंगा, log K2/K1 पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा। 0 की जगह मैं लिख सकता हूं बच्चे log 1। log से log कैंसिल आउट कर दो, या फिर मैं कहूंगा कि एंटी लॉग सोल्व कर लिया दोनों का, तो बेटा ये कैंसिल होकर के क्या मिला, K2 ग्रेटर देन K1। यानी अगर एंडोथर्मिक है, सुनो, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, एक्सोथर्मिक में कम हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो क्या बच्चों? ये रिलेशन बेटा अगर ध्यान रखो तो कोई बुराई नहीं होती बेटा, बाकी इससे सोल्व कर सकते हो आप। यहां टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो गया, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या क्लियर है बच्चों आप लोगों को ये वाली बातें? हाँ बेटा देखिए इधर, फॉर दी रिएक्शन CO प्लस H2O गिव CO2 प्लस H2, डेल्टा एन जी तो 0 ही दिया हुआ है इस रिएक्शन का। एट ए गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड। अच्छा, CO2 का अमाउंट कैसे बढ़ाना है, पहला लिखा है एडिंग ए सूटेबल कैटलिस्ट। अब बेटा कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसको टिक कर देंगे और वही कहानी खराब हो जाएगी। बात क्या बेटा कि कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, पर इक्वली बढ़ाता है किसकी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों की। जितनी फॉरवर्ड की बढ़ाता है उतनी ही बैकवर्ड की भी बढ़ाता है बच्चे, जितनी फॉरवर्ड की बढ़ाएगा उतनी ही बैकवर्ड की भी बढ़ाता है। कौन, कैटलिस्ट। तो बेटा जिस रेट से प्रोडक्ट तेजी से बनेगा उसी रेट से वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो CO2 के अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये है, इधर देखिए बेटा, आपके पास में ये कर्व होता है, या मान लीजिए रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदलेगा, तो ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और ये आपकी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। सुनना, मान लीजिए पहले ये वैल्यू थी 30 और ये थी बच्चों 40। अब क्या हुआ कि बेटा कैटलिस्ट आया और उसने लो एक्टिवेशन एनर्जी का दूसरा पाथ प्रोवाइड करवा दिया, और उसने बच्चों कम कर दी, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी, 15 कम कर दी। तो बेटा बात ये सुनना बेटा, 15 अगर उसने फॉरवर्ड की कम की है तो 15 बैकवर्ड की भी तो कम करेगा। तो जिस रेट से फॉरवर्ड बेटा तेजी से बढ़ेगा उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी आएगी बच्चों। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। और एक चीज देखिए बेटा, आप लोग क्या पढ़ते हो, आर्रीनियस इक्वेशन K बराबर A e की पावर माइनस EA बाई RT, यही होता है बच्चों। आप लोग एक चीज और पढ़ते हो कि A गिव्स B है मान लीजिए, तो उसके लिए बेटा रेट कांस्टेंट K1 और उसका रेट कांस्टेंट K2 देखते जाए। एक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 मैं क्या लिखूंगा, A e की पावर माइनस EA1 बाई
RT। K2 क्या लिखूंगा बच्चे, A e की पावर माइनस EA 2/RT। देखते जाए क्या सिचुएशन आनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें मैथमेटिकली प्रूव करके बताइए, तो बेटा बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव करेंगे अपन उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। कलर विजिबल और ठीक है। अब देखिए बेटा, अब मुझे ये बताइए बच्चों कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बदलता है, बिल्कुल बदलता है, तो वो फॉरवर्ड को भी अफेक्ट करेगा और बैकवर्ड को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन मुझे बताइए बच्चों कि वास्तव में अपन को देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होगा, के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड। मान लीजिए पहले जो मेरे पास में कर्व था उसमें बेटा फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो थी 30 और बैकवर्ड की कितनी थी 40। दोनों का गैप कितने का था बेटा, 10 का था। ठीक है, तो के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखते जाना, के फॉरवर्ड के लिए क्या लिख दूं, ए ई की पावर माइनस EA 1/RT, और यहां बच्चों ए ई की पावर माइनस EA 2/RT। ए से ए कैंसिल आउट हो गया है। देखते रहे बच्चा, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या रहा, ई की पावर माइनस EA 1/RT, और ये पावर जो थी बेटा डिवाइड वाली, ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। मैं इसको ये भी तो लिख सकता था ना बच्चे कि मैं अगर RT कॉमन ले लेता 1/RT, तो क्या रहता बच्चे, EA2 माइनस EA1। कुल मिलाकर के मुझे बेटा डिफरेंस चाहिए। अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, ध्यान दे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मुझे एक्टिवेशन एनर्जी देखनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस देखना है। सुनो मेरी बात फोकस करके, कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस देखना होता है। और बच्चे कैटलिस्ट बदलने पर बेटा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की भी बदलती है, बैकवर्ड की भी बदलती है, लेकिन दोनों का डिफरेंस नहीं बदलता, डिफरेंस सेम रहता है। कि मान लो इसने 15 से एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो 15 इसकी कम रह जाएगी, 15 रह जाएगी बेटा, 30 में से 15 गया 30 रह गई बेटा, सॉरी 30 में से 15 गया 15 रह गया, और 40 में से 15 गया बेटा 25 रह गया। अरे डिफरेंस तो बेटा पहले भी 10 का था और अभी भी 10 का है, डिफरेंस थोड़ी बदला, इसलिए बेटा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अरे अब तो समझ गए ना मेरी बात। वास्तव में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है फाइनली, और बेटा डिफरेंस नहीं बदलता। एक्टिवेशन एनर्जी बदलती है, बिल्कुल बदलती है। क्या फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट बदलेगा, बदलेगा, बैकवर्ड का बदलेगा बेटा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें दो रेट कांस्टेंट का रेशो आ गया, और रेशो आने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस आ गया, और कैटलिस्ट की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस नहीं बदलता, इसलिए यहां पर चेंज नहीं आएगा। इनर्ट गैस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा इसके अंदर, क्योंकि वैसे भी डेल्टा एनजी 0 है तो बात ही खत्म हो गई बेटा। वैसे भी इनर्ट गैस का इफेक्ट डालेगा, डेल्टा एनजी 0 है, वॉल्यूम का भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाई फर्क तब पड़ता ना जब बेटा डेल्टा एनजी 0 नहीं होता। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO बढ़ाओगे, अगर बेटा आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो बेटा रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन चल जाएगी, CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे इसमें, डी आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये सवाल मैंने क्यों दिया, ये सवाल मैंने ये वाली चीज समझाने के लिए दिया है बेसिकली, कि कभी कभी कुछ बच्चों को, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ बच्चों को कभी कभी ये पता ही नहीं होता, वो बस रट के पड़ जाते हैं कि भाई कैटलिस्ट बोले एक्टिवेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को इक्वली अफेक्ट करेगा और बोले इसलिए कुछ नहीं होगा। अरे भैया क्या नहीं होगा ये तो बताओ ना। वास्तव में एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस होता है इसके अंदर जो चेंज नहीं होगा, इसलिए बेटा ये वाली बात है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, x2 plus y2 gives 2xy reaction was studied at a certain temperature in the beginning। ठीक है भैया, 1 मोल ऑफ x2 था, करते स्टार्ट। और y2 इसके कितने मोल है बच्चे, 2 मोल। क्या बना रहा है, xy।
हाँ, 1 मोल ऑफ H2 वाज टेकन इन 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर वेसल भी है। ओहो, 2 मोल है 2 लीटर में। अच्छा जी। एंड बोथ दीज कंटेनर आर कनेक्टेड। ओहो, जोड़ दिया भैया, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल वॉल्यूम तो 3 लीटर हो जाएगा। अरे भैया, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल वॉल्यूम तो 3 लीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर कनेक्टेड सो इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। रिएक्शन करवा दी जोड़ करके और टोटल वॉल्यूम 3 लीटर हो गया। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ X2 एंड Y2? गिवन है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ XY 0.6 मोल पर लीटर। यहां पर बेटा सोचने वाली बात आ गई कि इनिशियल मोल थे। एक बार को बेटा मैं वॉल्यूम वाली टर्म जो है यहां पर इसको हटा रहा हूं, क्योंकि मुद्दे की जो बात थी वॉल्यूम की वो तो अपन देख ली बेटा कि टोटल वॉल्यूम 3 हो जाएगा। ये 0 था। अब बेटा इसका कुछ गया होगा, इसका कुछ गया होगा, जब भी तो इसका कुछ बना होगा। कितना बना? कुछ बच्चे यहाँ 0.6 लिख के सोल्व कर डालेंगे और वही कहानी खराब हो जाएगी। ध्यान दें, इसने मोल दिए हैं कि कंसंट्रेशन दी है? कंसंट्रेशन दी है, मोल पर लीटर। 0.6 मोल पर लीटर दिया है बच्चे। तो टोटल वॉल्यूम जब मेरे पास 3 लीटर है तो उस स्थिति में मेरे पास इसके मोल कितने होंगे? 1.8 मोल होंगे। ये सोचने वाली बात है, 1.8 मोल। ये है बात सोचने की कि 0.6 मोल पर लीटर दिया ना, 1 लीटर में 0.6 मोल है तो टोटल वॉल्यूम तो 3 हो चुका ना। 3 में 1.8 मोल है बेटा। अच्छा, अगर 1.8 इसके बने तो अब तो स्टोइकियोमेट्री लगा दो बेटा, बस वो सिंपल सी बात हो गई। अब तो देखो कुछ नहीं बचा, स्टोइकियोमेट्री लगा दो कि इसके 2 बने मतलब इसका 1 गया, तो इसके 1.8 बनाने के लिए इसके 0.9 दे होंगे। अच्छा, इसके भी 0.9 दे होंगे, लेकिन ये क्या है? मोल। जबकि इसने बेटा X2 और Y2 की भी क्या पूछी है? कंसंट्रेशन पूछी है, यानी मोल पर लीटर पूछा है। आ जाओ कंसंट्रेशन पे बच्चों, क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम से डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 0.3 और ये 2/3 माइनस 0.3। पहला आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल क्यों दिया मैंने? ये सिखाने के लिए, बेसिकली ये सिखाना था मुझे इस सवाल के द्वारा कि पूरा पढ़ो। मोल दिया है कि कंसंट्रेशन दी है? बेटा फर्क नहीं पड़ता जब वॉल्यूम 1 लीटर हो, लेकिन वॉल्यूम अगर अलग हो ना तो बेटा फर्क पड़ जाता है। ध्यान रखना इस चीज का। वॉल्यूम टोटल 3 लीटर हो, देखो 0.6 लेके जो सोल्व करेंगे वो लड़ जाएंगे बेटा। ध्यान रखना इस बात का आगे से बच्चों। क्लियर है? अगला सवाल, स्लाइड उसी सवाल के लिए थी बेटा, काम नहीं आई अपनी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 17 नंबर, देखेगा आप इसमें बेटा 3 इक्वेशन आपको दी गई है और इन तीनों इक्वेशंस के साथ में एक आपको रिलेशन बताना है बच्चे। ठीक है, कर लेते हैं चेक। ठीक है, KC3 इंटू KC1 KC का स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों, अगर बेटा मैं यहां पर बनाता हूं कौन सी इक्वेशन, चलिए शुरुआत करें अपन कि तीसरी इक्वेशन अपने पास में है 2SO3 gives 2SO2 प्लस O2। अब आप ये देखिएगा कि बेटा इस इक्वेशन को मैं टारगेट बना लेता हूं। भाई कुछ ना कुछ तो टारगेट बनाना पड़ेगा बेटा, मुझे कुछ ना कुछ तो टारगेट बनाना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। इस इक्वेशन को मैं टारगेट बना लेता हूं। मैं एक KC3 की वैल्यू सोल्व कर लेता हूं। KC3 की वैल्यू अगर मैं सोल्व कर लूंगा तो बेटा अपने आप मेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी। इस इक्वेशन को टारगेट बना लेते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा? ये मुझे चाहिए, क्या करना पड़ेगा? SO3 मुझे चाहिए बेटा रिएक्टेंट साइड में, और कौन सी इक्वेशन में? इस इक्वेशन नंबर 2 में। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसे टारगेट इक्वेशन बोल देते हैं। SO3 मुझे चाहिए बेटा रिएक्टेंट साइड में चाहिए, यहां प्रोडक्ट साइड में, मतलब इसको मैं इन्वर्स कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 को। लेकिन मुझे चाहिए 2 और यहां है 1, तो बेटा इन्वर्स किया, साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एग्जाम में कैसे अप्रोच करनी है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप सोचते हो कि करे क्या, एकदम से दिमाग में ये आता है कि करे क्या,
मैंने भी वही रिएक्ट किया कि करूं क्या, करना क्या है मुझे इसमें। तो बेटा करना क्या है, एक टारगेट इक्वेशन बना लो, उसको लेकर सोल्व कर डालो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो चुका। अब बेटा मेरे पास टारगेट इक्वेशन में जो SO3 था उसका तो मामला पूरा हो गया, देखा जाए तो SO2 का मामला भी हो गया। लेकिन मेरे पास समस्या यह है कि मुझे चाहिए था O2, वो नहीं मिला मुझे। O2 का क्या करूं? तो बेटा O2 मुझे पहली इक्वेशन से मिलेगा। मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड, और इसमें है रिएक्टेंट साइड, तो इन्वर्स कर दूं, 2NO2 इज 2NO प्लस O2। अगर इन्वर्स कर दिया तो 1/Kc1 हो जाएगा बच्चे। अब एक बार सम करके देख लीजिए, दोनों को जोड़ के देख लीजिए बेटा कि टारगेट पूरा होकर है कि नहीं हो रहा। 2NO2 2NO2 2NO 2NO, मतलब अपना टारगेट इक्वेशन तो पूरी हो गई। यानी बेटा अब मैं इन दोनों का मल्टीपल लिख करके Kc3 के बराबर लिख सकता हूं बच्चों। क्या हो जाएगा, Kc3 बराबर 1/Kc1 इंटू 1/Kc2 का 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना, ये आ जाएगा बच्चे। अब इस हिसाब से बेटा सोच लीजिए आप कौन सा ऑप्शन आ पा रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए Kc3, Kc1 को लेफ्ट में ले आइए, भाई ये तो सीधा ही कैंसिल हो गया ना। अब ले दे क्या, बस आपको बेटा इन सबको दूसरी तरफ ले आओ, तो Kc3 इंटू Kc1 इंटू Kc2 का होल स्क्वायर बराबर 1, ये आ जाएगा आपका आंसर, बी आ जाएगा बेटा इसके अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है क्या आप लोगों को? बेटा देखो मैं इनिशियली मैंने वही रिएक्ट किया इस सवाल में जैसा बच्चों को लगता है। टीचर क्या करते हैं बेटा, जनरली सोल्व करके आते हैं, देखो आप भी समझते हो इस चीज को, और फटाफट चिपका देते हैं कि ऐसे हो गया। फिर बच्चा कैसे अप्रोच करे अगर टफ कंडीशन आ जाए, तो मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ऐसा कोई टफ रिलेशन आ जाए तो फिर क्या करो, एक टारगेट इक्वेशन डिसाइड कर लो और बाकी इक्वेशन से उस टारगेट इक्वेशन पे पहुंच जाओ, अपने आप रिलेशन आ जाएगा। कर लोगे ना बच्चों, ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A reaction A plus B gives C plus D is studied in a 1 liter vessel at 250 degree Celsius. The initial concentration of A was, अरे भाई लंबी चौड़ी लैंग्वेज है। गैसियस तो ठीक है, सभी में गैसियस था, नहीं लिखते तो भी चलता। A था 3N इनिशियली और B कितना था N। When equilibrium was attained, equilibrium concentration of C was found। अच्छा इनका दिया नहीं है इनिशियली, तो 0 0 लिख दूं। अब बेटा इक्विलिब्रियम पे बेटा मान लीजिए इसका अगर x गया, तो क्योंकि दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम है, इसका भी x जाएगा, इसका x बनेगा और इसका x बनेगा, सबका 1 1 1 नहीं तो है। अब इसने क्या बोला वो फॉलो कर दो। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C वाज फाउंड टू बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको B की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर कर देनी है। यानी x बराबर क्या, n माइनस एक्स। भाई C है और B है बच्चे, तो बेटा ये इधर आएगा 2x बराबर n, x बराबर क्या आ जाएगा n/2। रुको पूछा क्या है उसने, D की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और D किसके बराबर बच्चे, x के बराबर ही तो है, तो आंसर क्या आ जाएगा n/2। पहला आपका आंसर हो गया। क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये सवाल? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है निकिल के लिए बेटा, ठीक है, Ni अमोनिया होल 6 2+ का, किसके द्वारा बच्चों बनाया गया है, निकिल 2+ और अमोनिया। ठीक है देख लेते हैं बेटा क्या कंडीशन है। निकिल 2+ है, एक्वस मीडियम रहेगा, सॉल्यूशन दिया हुआ है। अमोनिया है बेटा, 6 अमोनिया लगेंगे और क्या बना देगा, Ni अमोनिया होल 6 2+। इसका जो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है जो होगा वो ही इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा। क्या लिखोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और अमोनिया का होल 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चे,
करना क्या है बेटा, आगे देखते रहे भाई। आपको बेटा आपको कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है निकिल 2+ और अमोनिया दोनों के लिए। थोड़ा मोल निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बच्चे इसकी मोलरिटी दी गई है कितनी, 0.2, वॉल्यूम है बच्चे 50, बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे लीटर में, कितना आ गया 0.01। इसके बेटा 2 है 50, वॉल्यूम लीटर में बदल लिए 1000 से डिवाइड, इसका बच्चों कितना आ गया 0.1, और इसका इनिशियल 0 माना जाएगा। यही तो कंडीशन होगी। अब एक चीज बेटा मैं आपको बता दूं पहले ही कि इस सवाल में अब आप यहां पर बेटा x लिखोगे, इसका -6x लिखोगे, फिर इसका x लिखोगे और सोल्व करोगे, तो उसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आती है। मेरे को पता है ये चीज, तभी तो मैंने ये सवाल आपको दिया बेटा। और फिर वहां बच्चा बेटा उस सवाल को अधूरे रास्ते में छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, और करे भी क्या भाई, लिमिटेड समय में तो ऐसे ही हो सकता था। लेकिन फिर अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए गलती से, हालांकि कायदा नहीं बनता ऐसा सवाल आने का कभी भी एग्जाम में, फिर भी अगर गलती से आ जाए तो कैसे सोल्व करना होता है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है बेटा, सिर्फ इस बात के लिए कि आ जाए, कोई दे ही दे कि नहीं कर, तो फिर कैसे करना है, तो उसको कैसे करेंगे वो देखो। कॉन्सेप्ट इसमें ये लगता है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बेटा बहुत ज्यादा है, यानी ये रिएक्शन बहुत हद तक कंप्लीट हुई होगी, लेकिन रिवर्सिबल है तो 100% तो कह नहीं सकते, पर बेटा अप्रोक्स तो कहना पड़ेगा। और देखना आपने गौर किया हो तो इसने भी नियरली पूछा है फिर लास्ट में जाकर के, क्योंकि इसको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, लिमिटिंग रिएजेंट को फॉलो करना पड़ेगा मुझे। बेटा यहां 0.1 को 6 से डिवाइड करोगे, यहां 0.01 को 1 से बेटा, तो भी 0.01 ही छोटा आएगा। 0.1 को अगर आप 6 से डिवाइड कर भी ले तो देखिए बेटा ये 1 से कर लेते हैं इधर साइड में बेटा अपन, या इसको हटा के 10 की पावर -1, और ये कितना आ जाता है बेटा, कितना आ जाता है ये 0.10 1 और 4 6, ये आ जाता है बच्चे। तो फिर भी 0.016 आएगा, तो कुल मिलाकर ये तो ज्यादा ही रहेगा बेटा इससे। तो यहाँ पर बेटा लिमिटिंग रिएजेंट को फॉलो करते हुए मैं बेटा किसके हिसाब से चलूं, यहाँ पर मेरे को चलना पड़ेगा निकिल 2+ के हिसाब से, और मजबूरी में मुझे लगभग इसके 0.01 मोल बनाने पड़ेंगे, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा दी है, प्रोडक्ट एक्सेस में है, तो मेरी मजबूरी है कि जो दिया है उसमें एलआर के हिसाब से लगभग ये बना दूं, वरना सोल्व नहीं कर पाऊंगा। मैं सोल्व वही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा सवाल आ जाए तो करना क्या है। अब बेटा इसके मोल आ गए, अब मुझे बताओ कि इसके लिए तो पूछ ही लिया उसने, इसलिए इसको लेकर इमोशनल नहीं होना है। देखो बेटा इसने ये वैल्यू दे दी, ये आप सोल्व कर चुके, अगर ये मिल जाए, ये पूछा गया है तो अगला टारगेट ये, तो क्या करूं बेटा, इसके भी अप्रोक्स का साइन लगा करके। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर इसका 0.01 मोल बना होगा तो इसका 0.06 गया भी तो होगा, तभी तो बना होगा उसका 0.01, 6 जाने पर 1 बनता है, तो इसका कितना आया होगा 0.04। लेकिन ध्यान दें ये मोल है बच्चे, अपन को फॉर्मूला में क्या पुटअप करनी होती है, अपन को फॉर्मूला में कंसंट्रेशन पुटअप करनी होती है, कंसंट्रेशन पुटअप करनी होती है बच्चे। तो कंसंट्रेशन में बदल लो, 0.01 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना हो चुका 50 और 50 100 ml हो गया, तो मोल बाय वॉल्यूम, लेकिन वो वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, तो लीटर में बदलने के लिए ml जो था 100 ml, बेटा ये लो यहां लिख लो ना, ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो, 100 ml था ना, उसको लीटर में बदल लो बेटा, कितना आ गया 0.1। अब तो खुश हो ना, ये लो, तो बेटा मैं 0.1 लिख देता हूं, नाराज हो जाते हैं बात बात में। 0.1 कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 0.1, और इसको भी 0.1 से डिवाइड कर दोगे तो बच्चे ये कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। कर दीजिए वैल्यू पुटअप बेटा, कितना है 6 × 10⁸ बराबर, अब ये बेटा 0.1 है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, और बेटा ये 0.4 की पावर 6 है, ओहो 0.4 की पावर 6 है बच्चे, तो 0.4 उसकी होल पावर 6, इसे आपको सोल्व करना है, कर लोगे बेटा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार कि कितना था,
6 इंटू 10⁻8, ये बेटा था 0.1, ये आपको सोल्व करना था, और ये 0.4 की पावर में 6 था, यही तो था ना बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा अपन क्या आ जाएगा। निकल 2 प्लस को इधर ले आइए, 0.1 बाय 6 इंटू 10⁻8, और 0.4 की पावर 6 है, मतलब बेटा 4 4 4 4 4 4 और 10⁻⁻6 लिख लिया। वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कम से कम ये तो निपटाऊं मैं। 10⁻2 ऊपर जाएगा तो बेटा 10⁻2 और ये -1 -3 हो जाएगा। 4 4 कितना 16, 4 4 16, 4 4 16। अगर बेटा यहाँ डेसिमल लगा दूं, यहाँ डेसिमल लगा दूं, यहाँ डेसिमल लगा दूं, तो 10 की पावर 3 जो ऊपर जाके -3 और हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद में क्या कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों का मल्टीपल बेटा 16 इंटू 16 कितना होता है, 16 इंटू 16 कितना होता है भैया, 256 होता है क्या। अरे भाई ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब यही तो होता है। और बेटा अब 2 डेसिमल थे तो यहां आ गया, ये बात क्लियर है बच्चों। अब आप बेटा अगला पॉइंट क्या करें, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 36 3 और 6 36 3 9.6 हो गया। बेटा मुझे ये बताइए लगभग ये 10 लिख लूं क्या मैं, इसको 10 लिख लेता हूं थोड़ा सा बढ़ा के, और इसको 2.5 लिख लेता हूं, तो 10 से डिवाइड करते ये -7 और हो जाएगा। अब बेटा अगर मैं यहाँ 10 साइड में ले लूं तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, -8 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया कितना, 4 इंटू 10⁻⁻8। मैं मानता हूं कि ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आना चाहिए, कोई कायदा नहीं बनता ऐसे सवाल का एग्जाम में आने का, लेकिन बेटा देखो मैं यहाँ पर आपको ऐसी चीजें भी सिखाने आया हूं। मैंने क्या कहा था कि कुछ ऐसे सवाल जो मतलब लगता है कि हाँ कुछ ऐसे कि जो नहीं हो सकते, मतलब एग्जाम में होना बहुत मुश्किल है, वो भी सीखना है अपन को। कुछ ऐसे जो लगते डरावने हैं होते नहीं है, कुछ नए कॉन्सेप्ट बेटा, और ऐसे सवाल को सोल्व करने का तरीका भी तो मुझे सिखाना था आपको बेटा। इसलिए इसको लेकर इमोशनल मत होना बेटा आप लोग बिल्कुल भी, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आने चाहिए। फिर भी मैंने क्यों कवर किया, क्यों लिया इसको, सिर्फ इस बात के लिए कि अगर आ जाए, भरोसा थोड़ी है बेटा किसी एग्जाम में, भाई कुछ भी पूछ ले, अगर आ जाए तो फिर कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दी हैबर प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इन्वॉल्विंग ए रिएक्शन, ठीक है भैया रिएक्शन यही होती है जानते सब, एट 200 atm प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर बेटा, काफी हाई प्रेशर है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है बच्चों, ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5, इतना काम में लिया गया, और इसमें दिस इज कंसिडर एज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस बिकॉज। अच्छा जी भैया, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब अच्छी रिएक्शन हो रही है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे भाई ये तो फॉर्मेशन रिएक्शन है बेटा, और फॉर्मेशन रिएक्शन तो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे उड़ा दो। नेक्स्ट है कैटलिस्ट इज एक्टिव ओनली एट दिस टेम्परेचर। अरे बेटा ऑप्टिमम का मतलब वहां पर एक्टिविटी अच्छी है, ज्यादा है, ये बोल सकते हैं कि ज्यादा है, पर आप ये बोल दो कि उसके अलावा और किसी टेम्परेचर पे काम ही नहीं करेगा, अरे भाई ये तो गलत बात हो गई ना बेटा। अरे भाई मान लो 310 केल्विन पे अच्छा काम कर रहा है, तो क्या 307 पे काम ही नहीं करेगा, क्या करेगा ना बेटा। इसने तो बोला कैटलिस्ट इज एक्टिव ओनली एट दिस टेम्परेचर, ये बात गलत है बेटा, ओनली वर्ड नहीं लगाना चाहिए था। मैक्सिमम एक्टिव होता तो बोलता तो चलता बेटा, मान लेता मैं बात, लेकिन इसने बोला कि सिर्फ इसी टेम्परेचर पे एक्टिव है, गलत बात बेटा। इस टेम्परेचर पे अच्छा एक्टिव है, सही बात, इसी टेम्परेचर पे एक्टिव है सिर्फ और सिर्फ, गलत बात। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों। तीसरा, एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन इज इजीली ऑब्टेन्ड एट दिस टेम्परेचर। अच्छा मतलब आप मुझे बता दीजिए कि टेम्परेचर बदलने पर एनर्जी नीडेड मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो क्या टेम्परेचर बदलने पर एक्टिवेशन एनर्जी बदलती है क्या कभी? ऐसा तो कभी नहीं होता बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता बेटा, तो ये तो बात फिर गलत हो गई। अगला, रेट ऑफ कैटालाइटिक रिएक्शन इज फास्ट एनफ, बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन है तो फास्ट होगी, अच्छी बात है। वाइल द यील्ड इज ऑल्सो एप्रिशिएबल, यील्ड भी अच्छी खासी मिलेगी बेटा, बिल्कुल सही बात है। फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल बेटा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा।
कि हाई प्रेशर है बेटा और मॉडरेट टेम्परेचर लिया। आप कहोगे कि सर मॉडरेट क्यों लिया? बेटा इसलिए क्योंकि कम से कम अपन को एक्टिवेशन एनर्जी की भी तो आवश्यकता होती है ना बेटा। देखो आपने परमानेंट ऐसा सवाल पढ़ा है, बोले हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होना चाहिए बेटा, सवाल बदलना ही नहीं चाहते। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 12वीं पी ब्लॉक में, देखना कभी जाकर के बेटा। उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि टेम्परेचर की, भाई माना कि थोड़ा कम लेना है लेकिन उसकी भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है बेटा। ऐसे नहीं कि बहुत ही कम ले लिया, कि इतना कम ले लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं चलता बेटा। इतना टेम्परेचर तो लेना पड़ेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करे। फिर कहोगे कि सर हमको कैसे पता लगेगा कि कितना लेना है? तो बेटा किसने कहा पता लगाओ? मैंने देखो ऑप्शन कैंसिल किए हैं, मैंने ऑप्शन कैंसिल करके इसको सोल्व किया है। एंडोथर्मिक नहीं, गलत बात है। सिर्फ इसी टेम्परेचर पे एक्टिव है, गलत बात बेटा। बोरो टेम्परेचर पे भी तो एक्टिव होता है, मैक्सिमम एक्टिव होता तो सही था। इसने बोला कि इस टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, भाई इजीली हो गया, मतलब एक्टिवेशन, भाई टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी से लेना देना ही नहीं है ना बेटा। इसलिए बेटा मैं इसको, इस ऑप्शन को टिक कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? तो बेटा ये थे कुछ क्वेश्चंस अपने, जो अपन को बेटा इस चैप्टर में सीखने के लिए, कुछ बातें जो अपन ने सीखी बेटा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपने इसमें सीखी हैं। कुछ ये भी सीखा है कि सवालों को देख के डरना नहीं है बेटा, ठीक है। और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें भी अपन ने देखी बेटा, ठीक है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बेटा। कब पेपर होगा कब नहीं होगा डजंट मैटर, आप उस पर फोकस मत करिए, बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।